चलो ध्यान से समझना तो ठीक है। तो हम लोग कल तुम लोग का लिए थे हम क्या टेस्ट नहीं, मॉडल से बोल सकते हैं, एक तरह से एग्जाम ही लिए हैं, बशर्ते वो जो एग्जाम था ऑब्जेक्टिव का केवल था, बाकी सेम एग्जाम वाला पैटर्न था, 80 में 40 बनाना था। ठीक है, आओ उसी का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले बिहार बोर्ड 2000 किसके लिए हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, क्या है, विज्ञान मॉडल पेपर, क्या मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन है। और बिहार एग्जाम बोर्ड एग्जाम में आएंगे ऐसे ही, तो सही बात है, ऐसे ऐसे सवाल ही कहाँ आएंगे हमारे बोर्ड के एग्जाम में। और तुम लोग को पहले बोल दे इसको पूरा याद कर लो, कितनों किस्मत खराब होगा तो 8 से 10 सब्जेक्टिव यहां से एकदम पक्का है, 8 से 10 सब्जेक्टिव, क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा कहां से। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन से, पहला क्वेश्चन है, समझना ध्यान से, CuO कॉपर ऑक्साइड, CuO कॉपर, Cu क्या एक धातु है जिसे हम बोलते हैं कॉपर, क्या बोलते हैं, अगर O लग गया तो हो गया ऑक्साइड, यानी धातु का ऑक्साइड। किसका ऑक्साइड है ये तो बात की बात है। और H2 एक गैस है, हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस, तो जब कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस मिलता है तो क्या होता है ना कि इससे ऑक्सीजन अलग हो गया, यानी ऑक्सीजन का क्या हुआ वियोग, ऑक्सीजन का वियोग, और हाइड्रोजन जाके ऑक्सीजन के साथ जुड़ गया तो ऑक्सीजन का क्या हुआ योग। इसमें दोनों चीज हुआ, ऑक्सीजन क्या हुआ, ऑक्सीजन का वियोग, ऑक्सीजन क्या हो गया अलग हो गया, और हाइड्रोजन किसी के साथ क्या हो गया जुड़ गया। तब तुम लोग को बताए थे हाइड्रोजन का वियोग और ऑक्सीजन का योग, यानी दोनों हो रहा है, तो इस प्रोसेस को ऑक्सीकरण अवकरण कहते हैं, और ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को ही हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, पूछेगा रेडॉक्स अभिक्रिया तो बोलेंगे ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। हाल ही फिलहाल हम लोग पढ़े हैं कि जैसे कार्बन है और हाइड्रोजन, जैसे कि मान लेते हैं कि क्या C और क्या है एक यहाँ पर बताओ कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा, तो कार्बन मिल जाएगा और कोई हाइड्रोजन मिल जाएगा। जैसे सिंपल नॉर्मली सूत्र ही बताते हैं, C2H2 यहाँ पर क्या दो चीज से मिलकर बना है, पहला है कार्बन और दूसरा है हाइड्रोजन। तो इस प्रकार के यौगिक को बताए तो हम लोग बोलते हैं हाइड्रोकार्बन यौगिक। कौन सा यौगिक, हाइड्रो कार्बन यौगिक कहते हैं, कहते कि नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी और कार्बन भी है। तो कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करने वाले यौगिक क्या बनाता है, हाइड्रोकार्बन। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन। धोबिया सोडा, देखो सूत्र बहुत याद रखना है, केमिस्ट्री में बहुत आएगा। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो Na2CO3 Na2CO3 to 5H2O Na2CO3 into 10H2O Na2CO3 into H2O, तो क्या हो जाएगा Na2CO3 into 10H2O वाला होगा, कितना वाला 10H2O वाला, ध्यान रखना धोबिया सोडा होगा। धोबिया सोडा का सूत्र क्या होगा, धोबिया सोडा मतलब होता है धोने वाला सोडा। सोडा दो गो होता है, एगो खाने वाला सोडा होता है, एगो धोने वाला। तो धोबिया सोडा, उससे हमारा कपड़ा क्या होता है, साफ होता है। ठीक है, कारण निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक, विजातीय मतलब अलग है। अब समझो एकरा में मान लो कि जो क्लास है, तो क्लास में सिर्फ मान लो कि हम बोल देंगे कि लड़का को पढ़ाएंगे, हम लड़की को नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन एकागो बच्चा हाथ गोड़ पूरा पकड़, सर पढ़ान दो, पूरा हाथ गोड़ जोड़ रहा एकदम लो रू चूर लो पूरा एकदम, तक बच्चा चलो पढ़ा दियो। ठीक है,
तो उसमें विजातीय कौन हो जाएगा? लड़की, क्योंकि सब लड़का है, एगो कोची है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कहा के खड़िया, तो खड़िया का सूत्र होगा CaCO3। चूना पत्थर भी वही है CaCO3। संगमरमर के भी यही होगा CaCO3। और प्लास्टर ऑफ पेरिस के CaSO4 इंटू हाफ H2O, यही ना होगा रे। किसका होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है। तो बता, अब तुम्हें लोग बताओ इसमें विजातीय कौन होगा? क्यों होगा? क्योंकि इसका सूत्र अलग है, बाकी का एक ही है ना। तो विजातीय समझ गया कौन होगा? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, नोट करते हुए चलना अपने अपने जो तुमको दिए ना इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसमें क्या करते चलना, सब नोट करते चलना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है CaCO CaOCl3 का प्रचलित नाम क्या है साधारण में? तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीऑक्साइड, विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड। तो विरंजक चूर्ण का ही सूत्र होता है, किसका? विरंजक चूर्ण का ही सूत्र होता है CaOCl3। किसका सूत्र है रे बउआ? ये विरंजक चूर्ण कहेगा सर, विरंजक चूर्ण का सूत्र है। और तुम लोग को सूत्र बहुत याद रखना है, केमिस्ट्री बहुत पूछता है। जैसा कि तुम देखा ना सेट 1 में, तुमको ऐसे करके साइंस के 5-6 गो सेट करवाएंगे हम। इस बैच में साइंस के 5 गो, मैथ के 5 गो सेट करवाएंगे, ठीक है, ध्यान देना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या इसका पूछा? जिप्सम का रासायनिक सूत्र। तो समझो पहले, जिप्सम FeSO4 × 7H2O, CaSO4 × हाफ H2O, CaSO4 × 5H2O, CaSO4 × हाफ H2O। बताओ क्या होगा? हाफ H2, हाफ ने CaSO4 × क्योंकि देखो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होता है? CaSO4 × हाफ H2O। बस इसी को हाफ को उलट दो तो जिप्सम बन जाएगा। इसी को उलट देंगे तो क्या बन जाएगा? जिप्सम। क्या बनेगा? जिप्सम। CaSO4 × हाफ H2O है प्लास्टर ऑफ। अब दो को ऊपर कर दो, एक को नीचे कर दो, तो एक के कोई माने नहीं होगा है। तो CaSO4 × 2H2O किसका होता है? जिप्सम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर। समझ आ रहा है सबको? कोई दिक्कत है? बता, प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 × हाफ H2O और जिप्सम का CaSO4 × 2H2O। कोई दिक्कत नहीं। खड़िया का CaCO3, संगमरमर का CaCO3। कोई दिक्कत है? विरंजक चूर्ण का CaOCl3, ठीक है। आगे चूना जल का रासायनिक नाम पूछ रहा है यहां से। बुझा हुआ चूना, कली चूना, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का हॉल ट्वाइस, ठीक है, हॉल ट्वाइस पढ़ते हैं या हॉल 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है। CaOH का हॉल 2। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? आगे अपना टिक मारते जाना। सोडा एस का सूत्र बताओ, किसका? सोडा एस। कितना सूत्र पूछ रहा देख लो। CaCl2 Na2CO3 NaCl NaHCO3। बताओ क्या होगा? Na2CO3। ऑप्शन नंबर कौन? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी। देख रहा भी कितना सूत्र पूछा। सूत्र याद रखना कितना जरूरी है, समझ में आ रहा है? बहुत जरूरी है। चलो आगे ध्यान देना। आगे क्वेश्चन क्या? निम्नलिखित में कौन ग्लोवर लवण है? बताओ जल्दी से। Na2SO4 × 10H2O या Na2SO4 × 7H2O, Na2SO4 × 5H2O, Na2SO4 × 2H2O। कौन होगा? 10H2O। कौन होगा?
10H2O। और धोबिया सोडा में भी कौन H2O हुआ था? ध्यान रखते जाना ये सब चीजों को, ऐसे याद करना है। क्लियर है? जल में घुलनशील भस्म, अरे बहुआ भस्म पढ़ लिया दोस्त लोग के, जो जल में घुल जा है, ठीक ना? ओके कौन का ये जल में घुलनशील भस्म कहलाता है, क्या कहलाएगा? जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाएगा? विद्युत का सुचालक है सल्फर। सल्फर क्या आधातु है ना? आधातु नहीं होगा। क्लोरीन आधातु है, होगा? सल्फर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक आधातु है। क्लोरीन भी क्या है? एक। आयोडीन भी एक, ग्रेफाइट भी एक। लेकिन पढ़े हम कि एकमात्र ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। आंसर क्या होगा? ग्रेफाइट। किसका प्रूफ है? ठीक है। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी? एनोडीकरण। एल्युमिनियम की मोटी परत, एल्युमिनियम की मोटी परत, मोटी ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया क्या है? एनोडीकरण। और किसी भी धातु को जस्ता के द्रव में डुबा के निकाल देंगे तो उसे क्या कहेंगे? जस्तीकरण। बताए थे ना? किसी धातु को जस्ता में डुबा के हम निकाल लेंगे तो क्या कहलाएगा? जस्तीकरण। और एल्युमिनियम का मोटा ऑक्साइड का परत बनाने से क्या कहते हैं उसे? 14 नंबर, बॉक्साइड किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइड तो सब जानता है, कौन भाई सर? एल्यूमिनियम। क्या होता है? एल्यूमिनियम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित लगने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबा के। अरे तांबा का कहाँ चढ़ाएंगे? नहीं चढ़ाते कभी हम? चढ़ाते तांबा के? नहीं। चांदी का और सोना का नहीं। क्या होगा? जिंक, यानी जिसे जस्ता बोलते हैं। अब जस्ता का परत चढ़ाना ही क्या कहलाता है? जस्तीकरण। क्या कहलाता है? जस्तीकरण। अगला क्वेश्चन, प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है, तो बताओ कौन होगा? तो 10 सहसंयोजक आबंध होगा। कितना होगा? 10 सहसंयोजक आबंध। 10 सहसंयोजक आबंध होगा। निम्नलिखित में कौन शराब के रूप में उपयोग में आता है? एथेनॉल, मेथेनॉल, सिरका या मेथनोइक अम्ल? क्या हो जाएगा बुआ? एथेनॉल। क्या होगा? एथेनॉल शराब के रूप में क्या होता है? उपयोग में आता है। ठीक है, आगे अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 18। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। तब बताए थे सबसे कठोर पूछे और चाहे सबसे कठोर पदार्थ पूछे, चाहे सबसे कठोर धातु पूछे, दोनों में क्या होगा? और हीरा का जो है अपवर्तनांक 2.4। सबसे चमकशील पदार्थ हीरा। किसका प्रूफ है? ठीक है। आगे, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? कितने हो जाएंगे? 3 आबंध हो जाएंगे। कितने आबंध? 3 आबंध। अगला, अब नहीं छूटा? क्या छूटा? 13 छूट गया। अच्छा एक सेकंड तो बोलना चाहिए वही ना। कौन उपधातु है? देखो जिंक कौन सी धातु है? जिंक क्या है? कैल्शियम क्या है? धातु। कार्बन क्या है? अधातु। तो बच गए जर्मेनियम। क्या हो जाएगा? उपधातु। जर्मेनियम क्या हो जाएगा? उपधातु। पहचानो, पहचानना सीखो, यही तो ट्रिक लॉजिक लगा। और कौन छूटा? एक 19 नंबर। 19 में निपटा पहुंची। 19 नहीं है? 19 नहीं है बउआ, तो क्षमा करना। क्या हो गया 19 के साथ? स्कैम। कार्बन के कितने रवादार अप्रूफ है? तो कितना होगा 19 नंबर में? कार्बन के 19 नंबर में क्वेश्चन है, कार्बन के कितने रवादार अप्रूफ? कार्बन के कितने अप्रूफ? 3। एक नंबर में हीरा। क्या हो जाएगा? दूसरा में हीरा। उसके बाद दूसरा में हो जाएगा तुम्हारा ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? और तीसरा में फुल्लेरीन। क्या?
फुलेरिन, इसी को बंक मिस्टर फुलेरिन या इसी को बक्की बॉल कहा। इसका सूत्र होता है C60। क्या होता है? तो 19 नंबर क्वेश्चन नहीं था, छूट गया गलती से, किसी कारण बस हो जाता है सब गलती। चलो ये तो हो ही गया था ना। अच्छा क्या हुआ ना कि देखो 19 है ना, 19 का जगह 20 अब फिर 20 हो गया, इसलिए तो गड़बड़ हो। चलो एक एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है, इसका ध्यान रखना, CnH2n माइनस 2। देखो इसका फार्मूला होगा CnH2n भी होता है, CnH2n+2 भी होता है। कार्बन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, उसी में पढ़ेंगे, घबराना नहीं है। कार्बन, फिर देखो वही क्वेश्चन रिपीट गया, हाइड्रोजन से क्या बनेगा? हाइड्रोकार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से योग करके क्या बनाएगा? हाइड्रोकार्बन बनाएगा, हाइड्रोकार्बन बनाएगा। चलो आगे, आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य हमेशा लास्ट में होता है। कौन? एक निष्क्रिय गैस। अंतिम में देखे ना आवर्त सारणी में, तो एक निष्क्रिय गैस होता है, वो अपना अष्टक नियम को पहले ही क्या किया रहता है? पूरा। उसको किसी से अभिक्रिया करने की आवश्यकता है, इसलिए वो निष्क्रिय उसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? निष्क्रिय तत्व बोलते हैं। और चूंकि उस लास्ट वाला जो होता है गैस होता है सभी, तो इसलिए क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निष्क्रिय गैस। अगला, किसी तत्व में 2 सेल और दोनों में इलेक्ट्रॉनों पूर्णतः भरे हुए हैं, तो वह तत्व कौन हो सकता है? नियॉन, आर्गन, क्लोरीन, सोडियम। समझो कैसे नियॉन होगा। चलो पहला सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरा सेल में, और दुइये को सेले है, तो दोनों भरल है, और दोनों भरल है, तो 8 2 कितना हो गए? 10 हो गया। 10 के अगर परमाणु संख्या होगा, कौन सी होते हैं आंसर? क्या हो जाएगा? समझा नियॉन कैसे होगा? कोई दिक्कत है? नहीं, एकदम समझते जाना है। सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन है? तो कौन होगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, अब कुछ हो जाएगा, ब्रोमाइड और आयोडाइड। बताओ क्या हो जाएगा? सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन कौन हो जाएगा? फ्लोरीन। हालांकि अभी इसको नहीं पढ़ा है, ठीक है, चलो कोई नहीं। निम्नलिखित में कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग नहीं करता है? सोडियम तो करिए दे, तो है ना, मैग्नीशियम करिए दे है, लोहा करिए दे, कौन नहीं करेगा? फुलेरिन आसानी से अपना जो है इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, लेकिन आसानी से नहीं करता है। मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिका माने कौन चीज? श्वेत रक्त कोशिका माने श्वेत रक्त कोशिका, यानी व्हाइट ब्लड सेल। इसी को शॉर्टकट में बोलेंगे हम WBC, है ना। इसका जीवन अवधि पूछ रहा, जीवन काल, तो 12 से 20 दिन होता है। 12 से, क्योंकि सबसे कम जीवन काल RBC का होता है कि WBC का? WBC का। RBC का ज्यादा होता है, ठीक है। कितना हो जाएगा? हाँ। किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? मक्खी। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग क्या होता है? ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? वाहक मतलब ऑक्सीजन को ढोने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन। किसके कारण खून का रंग लाल होता है? हीमोग्लोबिन। किसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया था निम्न में से? तो मक्खी में। किसमें? मक्खी में। उसके बाद हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह, पीलिया, एनीमिया, डायरिया। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एनीमिया। कौन सा रोग होगा? एनीमिया रोग होता है हीमोग्लोबिन के कारण। अगर नहीं याद तो याद रखना, हीमोग्लोबिन के कारण ऑक्सीजन का वाहक WBC, लसिका, RBC। तो बोलेगी कभी तो आप बताए थे हीमोग्लोबिन होता है। अरे तो उसी में मिल जाता है जब हीमोग्लोबिन। तो लाल रक्त क्या होता है? खून का रंग लाल किसके कारण होता है? इसलिए इसका आंसर है, क्या मानेंगे हम? अगर नहीं हीमोग्लोबिन है तो क्या मानेंगे? RBC। प्रोटोजोआ उत्सर्गी पदार्थ का निष्कासन किसके द्वारा? विसरण द्वारा।
मानव गुर्दे का आकार होता है सेब मतलब सीम के बीज के आकार, गुर्दा माने किडनी, और मनुष्य में किडनी का गो 2 गो, और सेब के बीज होता है उसी के जैसा उसका आकार होता है, उसी के जैसा उसका आकार होता है, उतनी को नहीं होता है, उसी के जैसा क्या होता है उसका आकार होता है। ये बात ध्यान रखना है। बात समझ में आया? जैसे कि अगर हम बोलेंगे कि बता हमारा कलम कैसा है, तो सिलेंडर जैसा नहीं है, मतलब बेलनाकार नहीं है कलम, और उसी हमारा किडनी किसके जैसा होता है, सेब के बीज के आकार के जैसा होता है। क्लियर? किडनी कहाँ होता है, बच्च गुहा की उदर गुहा में। बच्च गुहा कहाँ, यहाँ से ऊपर है बच्च गुहा और नीचे उदर गुहा, तो किडनी ऊपर है, कहाँ होता है, उदर गुहा में। ठीक है, फेफड़ा बच्च गुहा में ऊपर बच्च गुहा, और दिल बच्च गुहा में। ठीक है, छोटी याद बड़ी याद ये सब बात ध्यान रखो। यहाँ से ऊपर कौची है और यहाँ से नीचे उदर गुहा, इसके खाली स्थान खाली कर दे, इसे कहेंगे उदर गुहा, और ऊपर में कौन, बच्च गुहा। किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है, ये सब पूछे वाली बात है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का एक प्रकार का वर्णक है, इसे बोलते हैं हम, इसी को बोलते हैं हिंदी में पर्णहरित। सुनो, अगर कभी कभी क्लोरोफिल नहीं रहेगा, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं पर्णहरित। क्या कहते हैं, पर्णहरित। ये जो है ना किसमें बनता है, तो क्लोरो क्या हो जाएगा, लवक कै गो होता है, 3 गो। कौन कौन, हरित लवक, वर्णी लवक और, तो हरित लवक में ही बनता है। कौन सा लवक में, हरित लवक में ये पिगमेंट पाया जाता है, क्योंकि बताए थे लवक 3 प्रकार के, हरित लवक, वर्णी लवक और वर्णी लवक। और हरित लवक में एक हरे रंग का एक पिगमेंट यानी वर्णक पाया था, इसे बोलते हैं क्लोरोफिल यानी वर्णहरित। इसी की उपस्थिति कारण पेड़ पौधों का रंग क्या होता है, इसी के उपस्थिति कारण पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर पाता है। क्लियर? कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण, गुरुत्वानुवर्तन मतलब कि नीचे गति करेगा, गुरुत्वानुवर्तन मतलब नीचे, और नीचे कौन करेगा, बताओ, फल नीचे वृद्धि करता है, नहीं फूल की वृद्धि, नहीं जल की वृद्धि। किसकी वृद्धि, गुरुत्वानुवर्तन में जल की वृद्धि, और जलानुवर्तन में भी जल की वृद्धि होगा ना, होता है कि ना, तो जल की दिशा में बताए थे। और तनिक तनापति तो प्रकाशानुवर्तन, प्रकाश की दिशा में गति करता है। ये सब बात एकदम क्लियर होना चाहिए। पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीजन तो है ये है, एथिलीन तो है ये है, साइटोकाइनिन, ये कौन हार्मोन पढ़ने के लिए हम आई काल के नहीं आती है, नहीं होते। बात समझ में आया, कि पादप हार्मोन नहीं होगा। थायरॉक्सिन हार्मोन का संश्लेषण में किसका होना आवश्यक, क्लोरीन, आयोडीन, मैग्नीज और आयोडीन। क्या, और आयोडीन की कमी से ही घेघा या गलगंड रोग होता है। किसकी कमी के कारण घेघा रोग होता है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। पढ़ाए थे, घेघा रोग पनपता, देखो पूछिए दल को, आयोडीन की घेघा रोग, आयोडीन की कमी। किससे बचने के लिए आयोडीन युक्त नमक का प्रयोग करना चाहिए, कौन सा रोग, लगातार 1 के 30 से 3 क्वेश्चन पूछा। क्या क्वेश्चन, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, मनुष्य में कपाल तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। मस्तिष्क कौन सा भाग गंध पहचानने में मदद करता है, कौन सा मस्तिष्क। अगर हम सोए हुए होते हैं तो हमारा मस्तिष्क जो है ये भी सो जाता है, कहने होता है ये भी काम नहीं करता, सुतल में तरह जूता सुंगा दे, चप्पल सुंगा दे, सड़ल प्याज सुंगा दे कुछ पता चलने वाला। सोए हुए व्यक्ति को गंध नहीं पता चलता है, ठीक है, ध्यान रखना। सोए हुए व्यक्ति को गंध का पता नहीं चलता है, क्योंकि जब वो सोया होता है तो जिस मस्तिष्क से हम लोग गंध सूंघते हैं, ठीक है, वो मस्तिष्क भी सोया हुआ रहता है, वो भी आराम करता है। इसलिए जब सुतल में करो जुत्तो सुंघा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उठला के बाद नींद टटना, तब तुरंत मार से भर दो। तंत्रिका तंत्र रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वो क्या कहते हैं, ये सब पूछे वाला चीज है। निम्नलिखित में कौन परागकोश में पाए जाते हैं, परागकोश में क्या होगा, परागकण। अलैंगिक जनन की विधि है, बीजाणु जनन भी है, पढ़ाए थे ने,
मुकुलन भी है, विखंडन भी है। तो इनमें से तुम लोग को बताए थे जनन दो प्रकार के, लैंगिक और जिसमें एक जनक भाग लेता उसे अलैंगिक, जिसमें दो जनक भाग लेता उसे लैंगिक जनन। मनुष्य कौन सा जनन करता है? कुत्ता, बंदर, लैंगिक। कौन सा? लैंगिक। क्लियर? पराग कोश में क्या पाए जाते हैं? अंडाशय, दलपुंज, स्त्री केसर या परागकण? पराग कोश में परागकण पाया जाता है। ये सब कितना अच्छा समझेंगे, नहीं समझेंगे रे? अब रिवीजन नहीं करेगा तो हमारा गलती नहीं है बुआ, रिवीजन करना जरूरी है ना। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना, जिसे मासिक को बताया थे मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोला जाता है। इसी को रज्जो धर्म कहा जाता है। ठीक है, इसी को पूज ब्यूटी कैसे करके कुछ कहा जाता है। ठीक है, तो समझना ये लड़कियों में होता है। तो जब फर्स्ट टाइम आएगा तो इसी को कहा जाता है मेनार्चे। क्या कहा जाता है? मेनार्चे कहा जाता है। फर्स्ट टाइम जब आता है ना, कितना बच्चा मासिक चक्र मार दल को है ना रे, लेकिन जब पहली बार आवा तो कुछ कहा है मेनार्चे। मानव युग्मक में लिंग गुणसूत्रों की संख्या मानव में क्या होगा? मानव युग्मक कौन होगा? XY मानव युग्मक, और मानव युग्मक हाँ तो ठीक तो है। कितना हो जाएगा तुम्हारा? इसका आंसर कितना होगा? 2 होगा। XY क्या मानव युग्मक बताए थे तुम लोग को। महिला में केवल अगर हम बात करें फीमेल का तो फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। अगर XX मिल गया तो किसका जन्म होगा? लड़की का। ठीक है, और इहू अगर X मिल गए एक साथ कौन जन्म होता है। लेकिन अगर XY के साथ मिल गए तब लड़का। तो लड़का या लड़की के लिए जिम्मेदार महिला होती है पुरुष? पुरुष होता है। हालांकि जिम्मेदार वो भी नहीं गलती होता, लेकिन लोग किसको गलती देता है? महिला को। महिला गलती इसमें क्या है? अगर गलती देखा जाए तो आपका जो है कौन सा जो है आपका X जाकर मिल गया था ना, बच्चा लड़की हुई। अगर Y जाकर मिलता तो लड़का का जन्म होता। लैंगिक जनन संचारित रोग है, मतलब लैंगिक जनन संचारित रोग यानी लैंगिक जनन संबंध बनाने से जो रोग होता है उसे बोलते हैं एड्स। क्या बोलते हैं? एड्स रोग होता है। कौन सा रोग? मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग बताए थे अपेंडिक्स होता है, बताए थे। ये छोटी आंत और बड़ी आंत के जोड़ पर एक उंगली नुमा संरचना रहता है। क्या रहता है? उंगली नुमा संरचना रहता है और इसी को बोलते हैं अपेंडिक्स। ये हर एक व्यक्ति में होता है, किसी किसी में बढ़ जाता है तो उसको काट कर निकालना पड़ता है, क्योंकि हमारे लिए वो खतरनाक होता है। तो था क्यों? क्योंकि जब हम लोग पहले क्या करते थे, घास फूस का सेवन ज्यादा करते थे तो उसको पचाने में क्या करता था? मदद करता था। क्लियर है तक? आगे समजात अंगों का उदाहरण है क्या? हमारे हाथ और कुत्ते के अग्रपद क्या होंगे? हमारा हाथ और कुत्ता के जो आगे वाला पद है वो एक जैसा है, समजात अंग है। ये बायोलॉजी में पढ़ाएंगे चैप्टर नंबर 7वां में, नियंत्रण और समन्वय में। 6 चैप्टर कंप्लीट किए सर, 7वां में है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। मानव में प्रकाश की वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? तो वायु में पूछल का है अगर अपेक्षा निर्वात तो कौन होता है? का उलट के पूछता प्रकाश में वायु की अपेक्षा तो क्या बोलते हैं? सॉरी, निर्वात में वायु की अपेक्षा तो ज्यादा। तो वायु में पूछल के तो वायु के सोचो वायु में होता है, निर्वात की अपेक्षा तो कम नहीं होगा है। ऐसा तो अप्रोक्स वही लेवल जाने कम होगा। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होता है? भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग। जल में कितना होगा है? जल में 2,25,000, कांच पे 2 लाख, निर्वात में 3 लाख। तो अलग अलग माध्यम में क्यों होगा? अलग अलग। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है, किस कारण? अपवर्तन के कारण।
चाशनी में रखा हुआ रसगुल्ला बड़ा दिखाई देता है, पानी में रखा हुआ पेंसिल टेढ़ा दिखाई पड़ता है, पानी में तैरती हुई मछली है ना हल्का ऊपर उठा हुआ दिखाई पड़ता है, पानी में रखा हुआ सिक्का हल्का उठा दिखाई पड़ता है। सब अपवर्तन के कारण कोई दिक्कत है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? कितना होता है? 2.4। क्लियर है? सब टिक मार रहा है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो पहले लेंस के प्रकार के दो, अवतलन। ये कौन सा लेंस है? कौन है? ये वाला अभिसारी का मतलब होगा है एक बिंदु पर मिलाना। आई काम करता है कौन सा? उत्तल लेंस ऐसा काम करता है। और इसकी कौची करता है? तो ये क्या करता है? फैला देता है। क्या करता है? ये फैला देता है। ठीक है, ये क्या करता है? फैला देता है। तो फैलाने को बोलते हैं अपसारी, अब मिलाने को बोलते हैं अभिसारी। उछल के कौची? अभिसारी। कौन होता है? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। लेंस की क्षमता का मात्रा कितना रटवैलियो क्रैश कोर्स में इसको नहीं। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। सुनो ध्यान से, काल्पनिक उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित मतलब कि वस्तु से और काल्पनिक बनते तो समझाना को, चाहे अवतल लेंस रहे चाहे उत्तल लेंस रहे चाहे अवतल दर्पण रहे, दोनों जगह छो को रख सकाइए। अगर काल्पनिक के बाद कहते हैं क्या जगह बनता है? ध्रुव और फोकस के। लेकिन लेंस है तो लेंस में ध्रुव नहीं हुआ है, प्रकाशीय केंद्र होगा है ना। देखा ये कुछ अनंत पर है, फोकस पर नहीं। अनंत पर आते तो कुछ बनते बहुत छोटा, फोकस पर बहुत छोटा, और फोकस पर आते तो अनंत पर तो नहीं। फोकस और लेंस के बीच ये होगा, क्योंकि लेंस है ना, ये लेंस है और यहाँ फोकस है। इसके बीच अगर कोई वस्तु को रखे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? आवर्धित बनेगा, काल्पनिक बनेगा, है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। जब क्या लेंस और फोकस के बीच होगा, इसी को कभी कभी दे देगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के। कभी कभी क्या दिखेगा? प्रकाशीय केंद्र और फोकस के। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लियर? बुझा लेने। प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा होता है? तब प्रिज्म में 5 होता है। आयताकार कै गो होता है? कुल सतह की अगर हम बात करें, कुल सतह कै गो? कुल सतह 5 गो। आयताकार कै गो? आयताकार 3 गो। और त्रिभुजाकार कै गो? त्रिभुजाकार कै गो? तब पूछा लगे हमरा कौची कि कितने सतह से घेरा होता है? कितना? 5 सतह से। दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल का, क्योंकि तरंगदैर्घ्य उसी का अधिकतम होगा जो फैलेगा कम। जो कम फैलेगा उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा। और कौन फैलता है? लाल रंग। अब फैलाव को कहते हैं विचलन। क्या कहते हैं? तो किसका विचलन सबसे कम होगा? लाल। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा? लाल। किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा? किसका विचलन सबसे कम विचलन सबसे ज्यादा होगा? क्लियर? ये सब बात ध्यान है ना। तरंगदैर्घ्य का मात्रक क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का लेम्डा। क्या चीज? लेम्डा इसे बोलते हैं। तरंगदैर्घ्य का मात्रक होता है लेम्डा। क्या होता है? लेम्डा। लेम्डा से दिखाया जाता है, उसको ऐसे समझो। श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न होता है। कांच की सिल्ली समतल गोलीय प्रिज्म। वर्ण विक्षेपण प्रिज्म से होगा। किससे होगा? वर्ण विक्षेपण क्या था? जब किसी प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाता है? जब किसी प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में बट जाता है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं।
और जो पट्टी पर सातों रंग प्राप्त होता है वो पट्टी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या वर्ण पट। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम या वर्ण पट। आकाश का रंग नीला होना किस परिघटना का कारण है? प्रकीर्णन के कारण है। ठीक है। प्रकाश का न्यूनतम तरंग कितना होता है? 380 नैनोमीटर, एनएम मतलब। प्राथमिक रंग बताए, निहाल, नीला, हरा, लाल बताए थे। ये भी ना बताए थे तुम लोग को, निहाल, नीला, हरा, लाल। तारों का टिमटिमाना, प्रकाश करना, तो बताए थे बबुआ। देखो अपवर्तन रहेगा तो वायुमंडलीय अपवर्तन रहेगा, तो वायुमंडलीय अपवर्तन तो है ना, तो क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन के कारण क्या होता है? तारा टिमटिमाता है, दिखाई पड़ता है। रियल में तारा टिमटिमाता थोड़े ना है, वो हमसे बहुत दूर है। और तारा को हमारे पास आने के लिए बहुत सारे वायुमंडल के परतों से गुजरना पड़ता है ना। कहीं पर वायुमंडल के कोई परत बहुत ज्यादा सघन है, कोई ज्यादा विरल है, जिसके कारण हमारा जो है उससे आता प्रकाश कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, कभी उधर, कभी इधर, और कभी लगभग नाक के बराबर हमारे पास पहुंचता है। इसलिए तारा टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। क्लियर? आवेश कैसा है मात्रा, ये भी याद करवाया है। कूलम आया। अगर पूछेगा कि सीजीएस पद्धति में, अगर आवेश का सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो क्या बोलेंगे? स्टेट, शॉर्टकट में लिख दियो एस सी, स्टेट कूलम, स्टेट कूलम। निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा मात्रक है? तब विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट, विभवांतर का वोल्ट, विभव का वोल्ट, विभव का भी, विभवांतर का भी। दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को, दो बिंदुओं के विभवों के अंतर को विभवांतर कैसा है मात्रक? विभव कैसा है मात्रक? प्रतिरोध कैसा है मात्रक? प्रतिरोध का, प्रतिरोधकता का, प्रतिरोधकता का। विद्युत धारा किस मापा जाता है? किससे मापा? किससे जाता है? आममीटर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? क्या होता है? हाँ, ये विद्युत धारा का मात्रक हुआ, ये प्रतिरोध का मात्रक हुआ, ये कौची का हुआ? विभवांतर का। याद है ने? हाँ। यहाँ ध्यान रखना, किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 से 1 वोल्ट के बीच 20 विभाजन चिन्ह है। मतलब कि जिसे मान लिया जाए ऐसे करके कुछ होगा, ठीक है। और यहाँ से 0 है, यहाँ क्या है? 1 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है, यहाँ इसके बीच ऐसे करके ना कई चिन्ह ऐसे करके है 20 चिन्ह, कई चिन्ह है। तो के वोल्ट मीटर का अल्प मापांक क्या होगा? तो क्या होगा? 0.05 वोल्ट, 0.05 वोल्ट, क्या 0.05 वोल्ट होगा। ठीक है। जैसे समझो यहाँ पर अगर हम बात करें टोटल का, देखो 0 से 1 कितना? 1 है। और क्या लिखेंगे हम? यहाँ 20, क्या लिखेंगे हम? 20। अगर हम इससे भाग देंगे तो यहाँ पर 5 बनाने के लिए 5 लिखो, क्या लिखो? अब बी बचे 100, क्योंकि नीचे 100 बनाएंगे तो आराम से कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 5, नीचे हो जाएगा 100। पीछे से 2 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे, ठीक है। तो क्या आया आंसर? 0.05 वोल्ट। क्वेश्चन में नहीं जो बतलियो जगरा पर ध्यान दिया, तो तुम तो वो मारो बस फटवे से। समझ गया रे? समझा कि फिर से समझा? समझ गया ने? 1 माइक्रोमीटर विद्युत धारा की निम्नलिखित में कौन है? सुनो, तुम लोग को बताया गया था सबसे पहले, क्या बताए थे? देखो कि स्टार्ट तुम लोग पढ़ा होगा 9वीं क्लास में, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, नैनो के बाद पीको, फेमटो और टेटो। ये होता माइनस में होता है ना रे। और डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा कौन होता है? प्लस में। स्टार्ट करते हैं हम कितना से? 10⁻1 से। इसका हो जाएगा 10⁻1, फिर 10⁻2 और 10⁻। एक बाद 3 बढ़ा है, एक बाद 3 बढ़ा है, तो 6, 9, 12,
15 और 18, लेकिन कौची में होता है सब माइनस में, कौची में माइनस में होता है। तो हम पूछा के कौची माइक्रो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर कितना आलो समझ में कैसे होला है। आज के तरीका बहुत आसान है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, माइनस में होगा सब, और एक होगा प्लस में कौन डेका से स्टार्ट हुआ, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, ये सब होगा 10 की घात होगा है, कौन होगा 10 की। तो माइक्रो काल का माइक्रो माने कितना 10 पावर माइनस, कोई दिक्कत है बुझा रहा रे नहीं बुझा रहा है। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, विद्युत धारा जनित्र, जिसे जनरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी में लगा होता है डायनमो। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रा क्या होगा जूल, सीजीएस पत्ती में कैलोरी, सीजीएस पत्ती में ताप बढ़ने से चालक का प्रतिरोध क्या होता है, ताप बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, क्या या प्रतिरोध बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, नहीं समझा। जिससे जय भाई हमारा गुस्सा पर लेकर मतलब रोके टोकले जाते हैं, प्रतिरोध वही उठा लेता है। घरेलू विद्युत परिपथ उदासीन तार का रंग कौन होगा, उदासीन तार काला, और जो विद्युन्मय तार होता है वो विद्युन्मय, जिसे मेन लाइन बोलते हैं, कौन होगा विद्युन्मय तार लिखेगा, पर क्या लिखेगा विद्युन्मय तार यानी मेन लाइन, तो कौन होगा वो लाल होता है, और कौन उदासीन का ऊंचे होता है काला होता है। जनरली ऐसे 2 तार होता है, लेकिन कहीं के वायरिंग में 3 तार भी होता है, वो अर्थ वायर होता है, क्या होता है अर्थ वायर होता है। ऐसे जनरली 2 तार यूज करता है इलेक्ट्रिशियन, लेकिन अगर तुम बोले अर्थ वायर भी दे दीजिए ना तो अर्थ वायर भी देता है, जिससे जो भी कभी कुछ होता है तो सारा कहाँ चल रहा है, करंट लगेगा ना घर में, वो बहुत अच्छा अजीब तरीका होता है, बताएंगे कभी आराम से। किस युक्ति में विभक्त बलैंगिक परिवर्तन का कार्य करता है, विद्युत जनित्र, विद्युत मोटर है ना, गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर, क्या होगा विद्युत मोटर, क्या होगा डायनमो। अब ये ना बतलियो डायनमो यांत्रिक ऊर्जा हो किस ऊर्जा में, तो डायनमो विद्युत ऊर्जा में। अब ये ना बतलियो जनित्र में ही रहा है, वो जनित्र को ही कर रहा है, विद्युत ऊर्जा को जनित्र को ही कर, यांत्रिक ऊर्जा को मोटर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को सौर प्लेट, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सौर ऊर्जा को लालटेन लैंप जलता है तो उसमें तेल रहता है, तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाशीय और उष्मीय ऊर्जा में, प्रकाशीय और बल्ब की तरह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, ना विद्युत ऊर्जा को, ये सब याद है ना, नहीं याद है तो बोलते हैं तो ध्यान दो। जीवाश्म मतलब एक समय के बाद वो खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस, सब जीवाश्म ईंधन है, लेकिन कुछ अलग कौन नहीं है, तो बायोगैस जीवाश्म ईंधन नहीं। बायोगैस तो तुम लोग बनाते हैं, जैसे गोबर गैस में हम लोग बोलते नहीं बनाते रहे, तो बायोगैस जीवाश्म नहीं, कभी नहीं खत्म होने वाला है। सौर सेल, सौर ऊर्जा को कौन ऊर्जा बदलता है, सौर ऊर्जा को कौन ऊर्जा बदलेगा बउआ, सौर सेल विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। निम्नलिखित में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद होता है, ये कौन चीज है, सुनो पहले। पारिस्थितिक तंत्र जब भी शुरुआत होता है उत्पादक से होता है, यानी हरे पेड़ पौधे से होता है। जिसे मान लो कि हम हैं, तो समझो पहले हम हम नहीं मानते, इसको थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा है, उसके बाद क्योंकि ये फटिंगा है, फटिंगा से टिड्डा बोलते हैं, क्या टिड्डा, टिड्डा, और टिड्डा को खाया कौन, मान लो कि टिड्डा को खा लिया छिपकली वगैरह, ठीक है, या मान लो मेढक खाया, सबसे अच्छा मेढक, कौन मेढक को कौन खाया, सांप, सांप को कौन खाया, चील, ठीक है। तो जो सबसे पहले जब भी कोई भी खाद्य श्रृंखला, इसे क्या बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, इसको आगे पढ़ेंगे, लास्ट चैप्टर है ये हम लोग का। खाद्य जो श्रृंखला होता है इसमें सबसे पहले आता है उत्पादक, हमेशा हमेशा पहले कहाँ हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली
हम लोग डिपेंड, हम लोग ने सभी जीव जंतु किस पर डिपेंड है? पेड़। तो खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले कौन होता है? उत्पादक। तो वही पूछ रहा है कि कौन निम्न में कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या मौजूद होते हैं? तो क्या होंगे? उत्पादक। क्या होंगे? अब कह रहा है खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषीय स्तर पर हमेशा कौन होता है? पहला देखो, पहला कौन सी हुआ था? मान लो कि कौन सी था? पहला था पादप, पेड़ पौधा था कुछ, मान लो कि क्या था? पेड़ पौधा था। इस पर क्या था तुम्हारा? टिड्डा था, यानी फटिंगा जिसे बोलते हैं। इस पर क्या है? इस पर मेढक है। अब आगे बस तीसरा पूछा, एक खास श्रृंखला तीसरा पोषीय स्तर जब भी होगा तो ये कौन सी होगा? इसको ही खाएगा। अब कोई जब जीव जंतु को खाएगा तो कौन सी होगा? मांसाहारी होगा। तो हमेशा तीसरा जो होता है कौन होता है? तीसरा पोषीय स्तर मांसाहारी। कोई बुतरु सर्वा शाकाहारी है, कोई बुतरु कौन सी है? शाकाहारी है। तो कौन सी वाले केवल पेड़ पौधा पर डिपेंड रहते हैं? कौन सी पर? केवल पेड़ पौधा पर डिपेंड रहते हैं। बात समझ रहे हो? है तो शाकाहारी, उसे शाकाहारी के श्रेणी में रख दिया जाएगा। लेकिन अगर ओकर बाद कोई मांस भी खा रहे हैं तो हमेशा तीसरा पोषीय स्तर ध्यान रखना कौन से होते? दूसरा में कौन से होते हैं? शाकाहारी। कौन से होते हैं? पहला में खुद उत्पादक होता है। BS4 का संबंध मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से कि जल प्रदूषण से? वायु प्रदूषण से संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखना, इसको भी पढ़ाएंगे लास्ट चैप्टर में। BS4 का संबंध है कौन प्रदूषण से? टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में एगो टिहरी जिला है। टिहरी जिला है। और टिहरी जिला में कौन सी है? गढ़वाल। गढ़वाल नामक स्थान है। गढ़वाल। क्या? गढ़वाल। तो पूछा जाएगा टेहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड में। कौन से जिला में है? टिहरी जिला में। और जगह का नाम क्या है? गढ़वाल। क्या है? गढ़वाल। इस जगह का नाम क्या है? गढ़वाल है। ये जो किसके संगम पर है? तो भागीरथी और भिलंगना नदी। कौन सा नदी? भागीरथी। ऐसे न होगा रे, भागीरथी। भागीरथी और क्या हो जाएगा? गलती नहीं होना चाहिए, खाली भागीरथी और क्या बोले? धीरंगना नहीं होगा, भिलंगना होगा। भिलंगना नदी के संगम पर है। ठीक है, भिलंगना नदी के संगम पर है। ठीक है, अगर पूछा जाएगा टेहरी बांध कहाँ है? उत्तराखंड। उत्तराखंड में कहाँ है? टिहरी जिला में। कौन सा जगह? गढ़वाल। और कौन सा संगम, कौन सा नदी के बीच पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी। अब भारत का ये जो बांध है सबसे क्या है? बड़ा बांध है। भारत का सबसे क्या है? ये सबसे बड़ा बांध है। ये सबसे बड़ा बांध है। सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध है? सबसे बड़ा बांध टेहरी बांध। कहाँ का ये सबसे बड़ा है? भारत का। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा बांध? टेहरी बांध। कौन सा बांध? टेहरी बांध। ये बांध को काहे बनाया गया? सिंचाई के लिए। देखो अगला क्वेश्चन वही है, समझ गया? लिखेगा, नोट करेगा, कर लो। टेहरी बांध उत्तराखंड में है, टिहरी जिला में है, गढ़वाल नामक स्थान पर है। ये किसके संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर है। अब सबसे बड़ा बांध इसे कहा गया है भारत का? टेहरी बांध। टेहरी बांध का उद्देश्य क्या है? टेहरी बांध का उद्देश्य है जल आपूर्ति, भूमि सिंचाई और बिजली उत्पादन। देखो जो भी बांध होता है ना, जनरली बांध को सबसे पहले तो बनाने का मुख्य उद्देश्य होता है, क्योंकि बांध बनाने में बहुत पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है। बांध बनाने में करोड़ों रुपया खर्च हो जाता है, तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है पहले बिजली उत्पादन। क्या होता है? बांध से बिजली उत्पादन किया जाता है। पढ़ाएंगे कैसे टरबाइन घूमता है, कैसे हम घर में भी एक मिनिमम, कोई बड़ा तो नहीं बना सकते हैं, लेकिन एक उपकरण बता देंगे जिस तुम घर में एक छोटा सा बॉल एक्सपेरिमेंट कर सकता है ना, उसके मदद से तुम एक्सपेरिमेंट कर सकता है बनाकर, और तुम लोग करना बताएंगे। ठीक है, तो बांध बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बिजली उत्पादन।
उसके अलावा कुछ हो सकता है, तो सिंचाई भी हो सकता है, आसपास का जो खेत रहेगा उधर सिंचाई भी साधन मिल सकता है, और क्या होगा, जल आपूर्ति भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका इनमें से सभी। लेकिन इसका कुछ डिमेरिट भी होता है। जहां पर बांध बनाया जाता है न, वहां का क्षेत्र, आसपास का क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, मतलब सब जल में क्या होता है, डूब जाता है। इसका बहुत सारी हानियां भी है, तो उसको हम पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो ये हो गया 80 ऑब्जेक्टिव पूरा डिस्कशन। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं नहीं ना।